जोन्स का ये क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे हम इसको वो करेंगे। तो जोन होता है दो टाइप के, ठीक है। पहला क्या होता है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन, ठीक है। सप्लाई जोन क्या है, एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। डिमांड जोन हमारे लिए क्या है, सपोर्ट जोन। अब ये जोन हम क्यों बनाते हैं, जोन क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई इंश्योरेंस कंपनी वाले, ये जितने हैं उस एरिया में अपना बाइंग इंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी उस जोन में उनका बाइंग इंटरेस्ट है, या फिर एक बार उस जोन से अगर वो रिवर्सल आया है तो उनका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे पेंडिंग है। ऑर्डर पेंडिंग कहने का मतलब क्या है मेरा, ऑर्डर पेंडिंग का कहने का क्या मतलब है कि जब भी एक मूव आता है, जैसे ये एरिया, सबसे पहले ये एरिया में इंस्टीट्यूशन वाले बाई करना स्टार्ट किया और एक अच्छा मूव यहाँ मिला मार्केट को, फिर हाई रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन ने यहाँ बाई किया या बैंक्स ने बाई किया है, एफआईज डीआईज ने जैसे बाई किया है, तो ऐसा नहीं है कि जो इनके पेंडिंग ऑर्डर रह गए वो यहाँ बाई कर लेंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, नहीं। हमेशा जो बड़े प्लेयर हैं, बिग प्लेयर, ये सारे महंगे रेट पे नहीं बाई करना चाहते, ये उनका रेट फिक्स है, उसी रेट पे बाई करेंगे। मीन्स आपने देखा होगा या किसी को सुना होगा कभी कि इंस्ट्रिंसिक वैल्यू उनको पता होता है किसी भी स्टॉक का। इंस्ट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, स्टॉक प्राइस माइनस, वो नहीं, इंस्ट्रिंसिक वैल्यू वो होता है जो कोई कंपनी है उनका जो कैपिटल है, जितना मतलब जो कैपिटल नहीं, नंबर ऑफ स्टॉक जितने हैं और उनके पास कैपिटल है, अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी। जैसे मान लेते हैं आपके पास कंपनी है, आपका पूरा टर्नओवर कितना है, 20,000 का है, ठीक है, और आपके पास स्टॉक कितने पड़े हुए हैं, 2,000 स्टॉक है पड़े हुए, तो आपका पर स्टॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 रुपये, 10 रुपये ही होगा ना। तो 10 रुपये जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी स्टॉक की, जो ये वैल्यू ही होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू मिलता नहीं है कि आपका 10 रुपये का स्टॉक है तो ऐसा नहीं है कि मिलता है 10 रुपये में। अब होता है क्या, ओवर प्राइस हो जाता है, 10 वाला आपका कितना मिल जाता है, 20 रुपये में हो चला जाता है, 40 रुपये में चला जाता है। तो ये उनको पता होता है कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन 10 रुपया है लेकिन आपको मिल रहा है 40 रुपया, यानी कंपनी को पैसे लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि ओवर वैल्यूड है आपका स्टॉक। तो ओवर वैल्यूड में वो लेना नहीं चाहते, हमेशा किस प्राइस पे लेंगे, यानी आपका प्राइस अगर 10 के करीब आएगा तो वो आपके स्टॉक को खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये सबसे अच्छा वैल्यू है कि जो वैल्यू होनी चाहिए उस वैल्यू से नीचे नहीं जाएगा, ये समझे। जाता भी है, ऐसा नहीं है, अंडर वैल्यूड भी होता है, लेकिन वो जो एग्जैक्ट जो वैल्यू, जो चीज़ का रेट देना है उनको वो रेट पता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो यानी
जिस एरिया में इनका बाइंग स्टार्ट होता है वो एरिया सबसे अच्छे वैल्यू पे प्राइस मिलता है। मीन्स उसी एरिया में वो कभी भी स्टॉक को बाई करने की कोशिश करेंगे, इससे ऊपर नहीं बाई करेंगे। जैसे हमारा क्या होता है कि डेली का जो ऑर्डर है उसमें लगाते हैं तो क्या एक ऑप्शन आता है सेम डे। सेम डे पे हम क्लिक किए हुए रहते हैं। मीन्स अगर वो ऑर्डर पेंडिंग है, अगर वो ऑर्डर पेंडिंग है और शाम तक पेंडिंग रह जाता है तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे हम सोचेंगे कि थोड़ा सा ऊपर प्राइस पे ले लें, लेकिन सेम चीज़ वो नहीं करते हैं। अगर उनका ऑर्डर पेंडिंग रह गया है तो वो उस ऑर्डर को उसी रेट पे बाई करेंगे जिस रेट पे उन्होंने अभी बाई किया हुआ है। इसीलिए हर बार एक रेट पे आने के बाद, एक अच्छे रेट पे आने के बाद उनको वहाँ से बाइंग स्टार्ट हो जाता है, और जिस वजह से कि एक रेंज बन जाता है, इसी को बोलते हैं कि डिमांड जोन है। यानी इस जोन में आते ही बायर को लगता है कि ये रेट सही है और वहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो जाती है। जनरली हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब मार्केट गिरने लगता है तो लोग न्यूज़ फैलाते हैं क्या कि और जाएगा नीचे, और जाएगा नीचे, और जाएगा नीचे। ये उनका ही गेम होता है, ये बड़े प्लेयर का ही गेम होता है कि मार्केट में ऐसे न्यूज़ सर्कुलेट करो कि जिससे कि लोगों में फियर आए और वो अपने स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट करें। जैसे मान लेते कोई स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है तो वो न्यूज़ इतना फैला देंगे कि वो वैल्यू फिर जाएगी वहाँ एक रेंज तक जहाँ पे उनका कैलकुलेशन है कि हाँ यहाँ पे उस स्टॉक की वैल्यू सही है, तो लोग बेचना स्टार्ट करेंगे। लोग डर के मारे बेचेंगे, बेचते बेचते अपना पोर्टफोलियो खाली कर लेंगे और उस रेंज तक जाते ही इंस्टीट्यूशन वाले उसको बाइंग स्टार्ट कर देंगे। जनरली सारे स्टॉक में ऐसा होता है। आप मंथली देख लो, मंथली देख लो। अब रिलायंस का देखो, रिलायंस का मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ। इस रेंज पे अब देखो रिलायंस यहाँ से मतलब 530 के पास से 550 के पास से ये इतना बड़ा मूव दिया था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, इस वाले रेंज तक, ये जो रेंज बना है, इस रेंज तक से जाने के बाद ये 2018 की बात है। आप रिलायंस जियो कब से यूज कर रहे हो, याद है? कोई बता दो भाई, रिलायंस जियो कब से यूज किया आपने? याद ही नहीं है किसी को। 2017 से यूज। यानी ऐसे तो फ्री में रिलायंस ने बांटना स्टार्ट किया था, मुझे याद है शायद 2016 या 16 में मैंने लिया, 16 में लिया था या 17 में लिया था। तो 2016-17 में देखो यहाँ पे 2016 से इसका रेट बढ़ना स्टार्ट हो चुका था। 2017 से देखो जनवरी से रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया था, यहाँ गया और 900 के रेंज में ये फंसा है। ब्रेकआउट भी दिया लेकिन उस रेंज तक आया है, ठीक है, इसी रेंज तक आया है। अब देखो एक चीज़, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वीकली में, फिर मार्केट यहाँ तक गया है 2020 तक, मतलब यहाँ 19 ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, फिर उस रेंज में आया, फिर गया, फिर उसी रेंज में आया जहाँ से ये फिर दोबारा रिटेस्ट किया, और यहीं पे आने के बाद 19 में फिर बाइंग स्टार्ट हो गया अपसाइड के लिए। जब कोरोना का इतना बड़ा न्यूज आया फिर गिरा, और कहाँ तक गिरा है, यहाँ इस रेंज तक गिरा है जहाँ से उसने 2 बार ब्रेकआउट दिया है। से एक ब्रेकआउट यहाँ पे, एक ब्रेकआउट यहाँ पे, यानी यहाँ पे ये जितने भी FIs DIs जो है या कोई बैंक्स या फिर इंश्योरेंस कंपनी, ये लोग क्या है यहाँ पे उनको लगा कि अभी रिलायंस का जो मतलब वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू 530 से बढ़ के 800 के करीब आ चुकी है, 800-900 के करीब में ये वैल्यू सबसे अच्छा वैल्यू है।
क्योंकि रिलायंस धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा था, उसका जो बिजनेस प्रोजेक्ट था बहुत बढ़िया था कि अब रिलायंस जियो लाया है, 4G लाया है, बहुत तरह का चीज़ था। रिलायंस ही बहुत ज़्यादा सेलिंग में था उस समय 4G का। तो वैल्यू भी उनको पता चल गई। पहले उनके लिए वैल्यू कौन सी थी बढ़िया? रिलायंस की वैल्यू उससे पहले जब जियो नहीं था उसके लिए वैल्यू 300 रुपया थी, बढ़िया वैल्यू। ये देखो यहाँ से गया है 300 से बाइंग स्टार्ट हुआ, यानी 300 के रेंज में पहले आता तो बाइंग स्टार्ट हो जाती। देखो 300 के रेंज में मैं यहाँ अगर क्लिक कर रहा हूँ, चलो लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, एक 300 के रेंज में जैसे ही आ रहा बाइंग स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मंथली लगाना पड़ेगा लगता है। देखो 300 के रेंज में आते ही ये गया था ऊपर, फिर इसी रेंज से आके ऊपर जा रहा है, टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो ये जो रेंज है, ये वाला रेंज, ये रेंज उस समय उस स्टॉक की वैल्यू सही थी, मतलब 300 350 के रेट सही था उस स्टॉक के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे बायर इंटरेस्टेड रहते थे, एफआईज बड़े प्लेयर। जब रिलायंस ने बहुत अच्छा काम किया तो इनकी वैल्यू बढ़ गई, शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो बढ़ गई। तो वैल्यू अब कैलकुलेट अगर करें, वो कैलकुलेशन उसका होता है, कैलकुलेशन मुझे उतना नहीं पता, याद अभी नहीं है, नहीं तो अभी मैं बताता। तो कैलकुलेशन कोई बड़ा नहीं है उसका, बहुत आसान है कैलकुलेशन, पूरा डेटा मिल जाता है आपको, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रेंज देखो, ये रेंज में आने के बाद ये वैल्यू सबसे अच्छी वैल्यू थी। अब रिलायंस टूटा भी तो उसी रेंज में टूटा, और फिर देखो सब लोग बेच रहे हैं रिलायंस कि यार गिर रहा है और गिर जाएगा और गिर जाएगा, कि लो तो यहाँ तक बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ इतना ग्रीन कैंडल बाइंग हो रहा है क्योंकि उनको पता था कि उनको बहुत अच्छा प्राइस मिल चुका है। समझे? रिलायंस का वीकली में बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है ना, रिलायंस का वीकली में चार्ट एक यूनिट अभी रिलायंस में है, ऊपर स्पैम काफ़ी खाली है, 2150 के करीब जा सकता है। चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बताया कि एक एरिया, एक जोन है जहाँ से वो बाइंग आ जाती है, और सेलिंग क्या है, वहाँ पे जाते ही सेलिंग आ जाती है। तो सेलिंग जहाँ से आती है वो सप्लाई जोन हो गया, बाइंग जहाँ से स्टार्ट हो जाती है वो डिमांड जोन हो गया। ठीक है, अब डिमांड और सप्लाई में दो हुआ। तो देखो सप्लाई जोन में हमारे पास दो, हाँ जी बताइए सर। आपने अभी तो जो रिलायंस का दिखाया था सर, हाँ हाँ, क्या उसमें एफआई और डीआई जो अच्छे प्राइस आने तक रुकते हैं। हाँ हाँ हेलो सर, हाँ आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ आवाज आ रही है। मतलब उस प्राइस तक आने तक, अब यहाँ से 800 से उसने बैकअप लिया, 800 के पहले भी वहाँ पे लोग रुके होंगे क्या? 800 के पहले एफआईज बाइंग के लिए? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं रुके होंगे? 800 के पहले रुके होंगे। जैसे अभी का लेवल देख लो, अभी इसने कितने का टॉप बनाया है? 2300 कुछ रुपए का टॉप बनाया है। लेकिन अब ये दोबारा 800 पे वेट थोड़े करेंगे कि 800 तक वेट कर रहे हैं कि 800 आएगा तो मैं लूँगा। नहीं वेट करेंगे, क्योंकि रिलायंस का जो ग्रोथ है, ये जो मूव जो मिला है, रिलायंस ने बहुत सारे बैक टू बैक जो डील किया था, आपने देखा होगा, याद होगा अगर आप पहले से होगे तो। रिलायंस बैक टू बैक डील 8-9 बार डील हुआ उसका, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, उसकी वजह से इतना वो वैल्यूएशन उसका बढ़ गया कंपनी का, डेप्ट फ्री हो गया, सब चीज़ वो हो गया। तो अब कंपनी के स्टॉक की वैल्यू जो है ना, अब वो 800 रुपये कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब दोबारा जहाँ से अगर जोन क्रिएट होगा, तो देखो यहाँ से क्रिएट हो रहा है, यहाँ से क्रिएट हो रहा है, तो यानी 1700-1800 रुपये वैल्यू जो है ना, अभी एक तरह से एफआईज को सही लग रहा है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा गिरेगा, तो
तो इससे ज़्यादा जब गिरेगा तो सबसे अच्छी वैल्यू कहाँ मिलेगी इसको, जहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन रेगुलर कुछ ना कुछ बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो जब बाइंग और सेलिंग करते हैं तो वो जो पोजीशन होता है उनको पकड़ने के लिए कि कहाँ पे उनको बाइंग के लिए लगा, कहाँ सेलिंग के लिए लगा, तो वो पकड़ने के लिए भी रोज का एक जोन क्रिएट किया जा सकता है। जैसे ये बड़ा सा, ये इतने बड़ा एक छोटे मोटे प्लेयर का तो काम नहीं है कि रिलायंस में इतना बड़ा मूव दे दे। रिलायंस में इतना बड़ा मूव का छोटे मोटे प्लेयर का काम नहीं है। ये तो एफआईज या डीआईज या बड़े कंपनी, बड़े बैंक्स वगैरह जो है ना, वो लोग बाई करके वो करते हैं। यानी देखो इसी लेवल पे यहाँ आया और यहाँ आते ही बाइंग हो गई। तो हमें बस वही आइडेंटिफाई करना कि कहाँ बायर इंटरेस्टेड है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एफआईज ही वहाँ वो करे, जहाँ बहुत सारे बायर इंटरेस्टेड होंगे वहाँ मूव आएगी और डिमांड बनेगा। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड होता है, एक वीक डिमांड होता है। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड कहाँ होगा? मतलब सर एक आपने जो बोला ना सर, एफआई और डीआई वहाँ पे ऑर्डर डाल के बैठते हैं, मतलब हाँ, पहले से 800 पे ऑर्डर डाल के बैठेंगे ना वो। ऑर्डर डाल के बैठने का मतलब हो गया कि अगर उस रेंज तक जाएगा तो वो अपना इंटरेस्ट वो करेंगे कि अब अभी तो कोई किसी को पता नहीं होगा कि किस रेंज तक जा सकता है मार्केट, लेकिन मार्केट वैल्यूएशन उसे पता है कि अभी रिलायंस के स्टॉक की वैल्यू 1500, 16 या 1700 रुपये जो है वो फेयर वैल्यू है। तो जो फेयर वैल्यू उनको जब कैलकुलेटेड है तो जैसे ही उसके नज़दीक जाएगा तो वो अपना बाइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो जोन होता है, जो फेयर वैल्यू पे जोन होता है, वो जोन स्ट्रॉन्ग जोन होता है, स्ट्रॉन्ग बायर के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग बायर जोन होता है, ठीक है। लेकिन डेली एक जोन क्रिएट करता है छोटे जोन में, छोटे टाइम फ्रेम में, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट जोन होता है हमारे लिए, जहाँ से हमारा रिवर्सल आ जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं डेली में देखूँ, इसको मैं 1 आवर में कर दूँ, तो 1 आवर में देखो इस रेंज पे, इस रेंज पे, इस रेंज पे और इस रेंज पे लगातार बाइंग आ रही है। तो यहाँ भी एक जोन हम बना सकते हैं, क्योंकि बायर का इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ एफआईज ही पूरे होंगे या यहाँ एफआईज ही पूरे होंगे। डीआईज भी कर रहे हैं काम इस पे, और बायर भी कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन भी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सही प्राइस मिल रहा है। तो ये आइडेंटिफाई हम करते हैं क्या, बड़े टाइम फ्रेम में पहले जोन ड्रॉ करते हैं। यहाँ जोन ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ डिमांड बन रहा है, कहाँ सप्लाई बन रहा है। या फिर क्या होता है ना कि जैसे ये एक मूव बना है, यहाँ पे एक मूव मिला यहाँ पे, तो क्या लग रहा है कि इस पोजीशन पे जाने पे एक इतना बड़ा मूव मिला है, तो यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड थे तभी तो मूव मिला है। यानी ये हमारे लिए एक फ्रेश जोन बन गया। यानी दोबारा अगर इस जोन में जाएगा तो कुछ बायर फिर से आएंगे, जो छूट गए होंगे वो बायर फिर से आएंगे इस जोन में बाइंग करने। तो ये एक तरह का सपोर्ट भी बन रहा है हमारे लिए और एक तरह का डिमांड जोन भी बन रहा है, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करूं। जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जोन हमें ये बताता है कि अगर आज बाइंग हुई है, आज कहीं से रिवर्सल हुई है, या फिर मतलब पहले कभी इस पॉइंट से रिवर्सल हुई है, तो दोबारा उस पॉइंट से रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन दो है, इसमें 2 लाइंस होते हैं हमारे पास। एक लाइंस को क्या बोलते हैं? डिस्टल लाइन, डिस्टल लाइन। एक को प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। और दोनों जोन में डिस्टल और प्रॉक्सिमल दोनों होंगे, लेकिन अब इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। डिस्टल लाइन क्या होता है? डिस्टल लाइन क्या होता है ना, जैसे अगर मैं सप्लाई जोन की बात करूं, तो सप्लाई जोन मीन्स जहां करंट मार्केट प्राइस मेरा है, करंट मार्केट प्राइस है
तो उससे जो इस साइड होगा सप्लाई देख रहे हैं, तो सप्लाई हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो जो दूर का लाइन है उसको डिस्टल लाइन बोलते हैं, मार्केट प्राइस से जो दूर है। और जो मार्केट प्राइस के पास का लाइन है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है। इसी तरह करंट मार्केट प्राइस यहाँ है तो डिमांड जोन यहाँ है, तो नज़दीक के लाइन को क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल लाइन। अब इन सब लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ कैसे वो करते हैं, डिस्टल लाइन। ठीक है। ये करंट प्राइस से मैं देख रहा हूँ, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। मींस करंट मार्केट प्राइस अगर यहाँ है तो डिमांड जोन में हमारा प्रॉक्सिमल लाइन यहाँ नज़दीक का होगा और डिस्टल लाइन दूर का होगा। जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा, सप्लाई ऊपर हो गया, डिमांड नीचे था, तो अब प्रॉक्सिमल लाइन नीचे हो गया और डिस्टल लाइन ऊपर हो गया। मींस इससे करंट मार्केट प्राइस से ये दूर है और ये नज़दीक है। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि उसमें फ्रेश सिर्फ जोन के बारे में पढ़ाएंगे स्टार्टिंग से। ठीक है। और जोन ड्रॉ करने के लिए बताएंगे कैसे ड्रॉ करेंगे। जोन हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त वो करता है। आप जोन पे अगर ट्रेडिंग करना सीख गया तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। यानी आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ एग्जांपल, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। देखो इसी रेंज तक आया था, यहाँ से जो यू टर्न लिया है सीधे, फिर यहीं से ले लिया है। ये 1 मिनट, सॉरी ये 3 मिनट में कर रहा हूँ। जब जब ये बनाएगा अब देखो, अब जोन में हमें पता क्या होनी चाहिए कि कौन सी जोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से जोन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आगे देखेंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे कि जोन को ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है। कहाँ से कौन सा जोन वैलिड है हमारे लिए ड्रॉ करने के लिए, कौन सा जोन वैलिड नहीं है। दूसरा क्या पढ़ेंगे, कौन सा जोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीन्स उस जोन पे जाएगा तो क्या हमें दोबारा मूव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये पढ़ेंगे। यानी 2 चीज़ हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए बचा है। क्या जोन में हमारे लिए नेक्स्ट डे क्या बचा, पहला बचा है क्या कि जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, जोन ड्रॉ करना। दूसरा पावर जोन कौन सा होगा। ठीक है। जो हमारे सेटअप में होगा। सारे जोन तो दोनों होंगे, लेकिन पावर जोन जो होगा वो हमारे सेटअप में होगा। यानी जैसे देखो, एक पॉइंट से ऐसे मूव दिया है, हो सकता है कि दोबारा इसी पॉइंट पे जाएगा फिर मूव देगा। ये मूव दिया था तो फिर मूव देगा, क्या हो सकता है कि तीसरी बार भी मूव देगा। तो ये सब डिस्कस हम करेंगे उस दिन, नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे कब का रखूँ मैं, कल तो ऐसे मैं फ्री हूँ, लेकिन देखता हूँ कल तो मार्केट का ही वो करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। काफ़ी टाइम हो चुका है।